Okay, so are we live? Right. So welcome everyone. मतलब मैं अपने दिलो दिमाग से आप सभी का स्वागत करता हूं इस बेहतरीन से चैनल पे इन्फिनिटी लर्न नीट के, जहां पे आज हम एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, वेक्टर्स का पूरा एनालिसिस आज हम कंप्लीट करेंगे सबसे कम समय में, 45 मिनट्स के अंदर। वेक्टर्स में हमेशा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, और साथ ही साथ वेक्टर्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि थ्रू आउट 11th और 12th की फिजिक्स में काफी बार यूज में आता है। बहुत बार, मतलब ये एक ऐसा बेसिक मैथ्स का टॉपिक है जो कि 11th के टॉपिक्स में तो आता ही है, साथ ही साथ 12th के भी बहुत सारे टॉपिक्स में आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स में आता है, मैग्नेटिज्म में आता है, 11th में भी काफी सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पे काफी ज्यादा यूज में आता है। तो जैसा कि आपको थंबनेल में मिल ही चुका होगा, कम समय में ज्यादा डिलीवरी है। आज के सेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें करेंगे और ऐसी बातों को करेंगे जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमें वेक्टर्स का मास्टर नहीं बनना है, हमें उतना ही समझना है जितना नीट के लिए जरूरत है। तो हम उसी अंदाज में आज का पूरा सेशन कंप्लीट करेंगे। वेरी गुड इवनिंग अपूर्व, कैसे हो यार? और कोशिश करेंगे कि आज यार वेक्टर्स से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं सबको कवर कर लें, ठीक है? सो फटाफट समय ना इधर का उधर टाइम पास ना करते हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली चीज जो है वेक्टर्स के बारे में, कि वेक्टर्स और स्केलर क्वांटिटी। तो देखो, आपने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बहुत सारी बातें की होंगी। फिजिकल क्वांटिटी आप जानते हो, ऐसी हर एक क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली दो वेरिएंट में बट जाती हैं, एक होती हैं वेक्टर्स, दूसरी होती हैं स्केलर्स। अब वेक्टर्स वो क्वांटिटी होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जिक्र करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स। अब जैसे मैं बोलता हूं कि मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो ये किसी को समझाना एक आधा अधूरा ज्ञान देना है, क्योंकि अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और ये नहीं बता रहे कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो किसी काम का नहीं है। तो इसी तरीके से कुछ क्वांटिटीज को समझाने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता है, और ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। साथ ही साथ कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको समझाने के लिए मुझे मात्र मैग्नीट्यूड बताने की जरूरत पड़ती है, और ऐसी क्वांटिटी कहलाती है स्केलर। जैसे कि वजन, कि 5 किलो आलू ले जा रहा हूं, 5 किलो आलू में किस डायरेक्शन में ले जा रहा हूं उससे मतलब नहीं है। 5 किलो आलू का क्या डायरेक्शन है उससे मतलब नहीं है। 5 किलो आलू किसी भी डायरेक्शन में 5 किलो ही रहने वाला है। तो इसी हिसाब से मास की बात करूं, प्रेशर की बात करूं, स्पीड की बात करूं, डिस्टेंस की बात करूं, ये सब क्या है? ये सारी की सारी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इनको समझाने के लिए डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। अब स्केलर्स और वेक्टर्स अगर समझ में आता है, तो इन्हीं में एक बहुत नॉर्मल सी एक चीज होती है वेक्टर क्वांटिटी को समझाने के लिए, कि जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होना चाहिए, साथ ही साथ एक और कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए जो कि कहलाता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है ये तो हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे ही, बट मेन मकसद यहां पे ये बताने का है कि अगर क्वांटिटी आपका डायरेक्शन का सेंस और मैग्नीट्यूड का सेंस दे रही है, वो जरूरी नहीं है कि वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, वो स्केलर भी हो सकती है। जैसे कि करंट में एक नॉर्मल परसेप्शन होता है कि करंट में एक डायरेक्शन इन्वॉल्व है, कि करंट इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ओके, और मैग्नीट्यूड तो है। तो लगता है कि करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन असल में वो क्या है? वो एक स्केलर क्वांटिटी है। रीजन बहुत सिंपल सा है कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्योंकि वो फॉलो नहीं करता है, तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी में आता है, ना कि एक वेक्टर क्वांटिटी में आता है। समझ रहे हो बात को? सो वेक्टर क्वांटिटी होने का एक और यहां पे हम एक रीजन लिख सकते हैं कि भाई इसमें मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, साथ ही साथ ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए। ओके, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन को भी ये फॉलो करना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें होंगी तभी जाके मैं बोलूंगा कि एक क्वांटिटी वेक्टर है कि नहीं। ओके, आई थिंक सबको समझ में आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो वेक्टर्स को देखो दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो जब आपको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो, जब आपको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो उधर आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का क्या गेम है? तो मैग्नीट्यूड तो आप सभी को पता है, आपने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ ली हैं, यूनिट्स भी जानते हो। तो अगर मैं स्पीड की, वेलोसिटी की बात करूं तो मीटर पर सेकंड में आएगा, 5 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन कैसे बताते हैं? तो डायरेक्शन बताने के लिए हमने यूनिट वेक्टर्स डिफाइन कर रखे। समझ रहे हो आप? मतलब कि किसी भी वेक्टर्स को दो तरीके जो है डिफाइन करने के, एक तो होता है आप उसकी वैल्यू को डिफाइन कर दो। तो वैल्यू को डिफाइन करने का एक तरीका यह है कि मैग्नीट्यूड लिख दो यार, मैग्नीट्यूड लिख दो और डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दो। और डायरेक्शन में कैसे स्पेसिफाई करूंगा? थ्रू यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स यानी आई कैप, जे कैप और के कैप।
इनके माध्यम से, इन दोनों के माध्यम से, या तो ये पहला तरीका होता है वेक्टर को एक्सप्रेस करने का। दूसरा जो तरीका होता है वो ग्राफिकली एक एरो के थ्रू एक्सप्रेस करने का, तो इसको डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये पहला एक्सप्रेशन होता है, ये तरीका होता है फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट मेथड होता है। और जो सेकंड मेथड होता है वो होता है डायग्राम के थ्रू। डायग्राम के थ्रू मतलब तुम इस तरीके से बताते, तो डायरेक्शन तुम्हारा ये हो जाता है, और जो ये एरो की लंबाई है वो क्या दिखाती है, मैग्नीट्यूड। मतलब यहां से यहां तक ये मैग्नीट्यूड दिखाएगा, और डायरेक्शन तो आपको समझ में आ रहा है इधर है। ये तरीका भी है, जैसे यहां पे ये डिस्टेंस जो आप देख रहे हो, ये लेंथ, ये आपका क्या दिखाएगा, ये मैग्नीट्यूड दिखाएगा, और ये डायरेक्शन आपका वो दिखाएगा। तो देखो सिंपल सी चीज है, वेक्टर क्वांटिटी यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का खेल। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दिखाए जाने चाहिए। ये दो तरीके हैं स्टैंडर्ड अप्रोच। पहला मैग्नीट्यूड बताओ 5 मीटर पर सेकंड, आई कैप प्लस जे कैप, यानी उससे डायरेक्शन समझ में आ जाएगा। और दूसरा तरीका आप एरो बना के बता दो, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन होता है वेक्टर को दिखाने का, ये हमको पता होना चाहिए। और यही थ्रू आउट द टॉपिक्स, हर जगह आप इन्वॉल्व भी होगे। जब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करो, वो करो, कुछ भी एनालिसिस करते हो वेक्टर्स का, तो या तो इस मेथड से, इस मेथड से, आपको हर जगह यही दो मेथड मिलेंगे वेक्टर्स जिस फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो देखो, किसी भी वेक्टर को कायदे में इस तरीके से दिखाया जाता है, एक न्यूमरल, उसके ऊपर एक वेक्टर का साइन, एक एरो का साइन। ये दिखाना ही एकमात्र में आपको बता देना है कि हां मैं वेक्टर क्वांटिटी का डिस्कशन कर रहा हूं। अब वेक्टर क्वांटिटी किन दो चीजों से बची है सर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड को दिखाने का क्या तरीका है, जब इसके बाजू में अगर मैं दो डंडे बना के उसे मॉड्यूलस बोल दूंगा कुछ इस तरीके से, तो मैं बात कर रहा हूं मैग्नीट्यूड की, ठीक है। और इस m के ऊपर मान लो m लेटर मेरा वेक्टर दिखा रहा है, तो ये बना दिया तो मैग्नीट्यूड की बात, और अगर ये बता दिया तो उससे रिलेटेड डायरेक्शन की बात। क्लियर है? इसी को हम यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आने वाले स्लाइड्स में। थिंग्स विल अनफोल्ड, आगे जाके आप देखते चलोगे तो आपको और भी बहुत सारी चीजें दिखेंगी यहां पे काम वाली, जो आपको हेल्प करेंगी पूरा एनालिसिस करने में। अभी फॉर द टाइम बिंग यही समझो कि अगर ये वेक्टर को इस तरीके से लिखता हूं तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। और मैग्नीट्यूड किससे दिखता है, दो डंडी बाजू में लगा दो, जिसे मॉड बोलते हैं, तो मॉड ऑफ एम मैग्नीट्यूड दिखाता है। एम के ऊपर वो बर्थडे वाली कैप पहना दोगे तो डायरेक्शन कहलाता है। तो किसी भी वेक्टर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो तुम, मैग्नीट्यूड इनटू द यूनिट वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, जो कि डायरेक्शन दिखाता है, और ये मैग्नीट्यूड। समझ गए बात को? तो किसी भी वेक्टर को इस तरीके से दिखाया जा सकता है, समझ रहे हो? ओके, गुड इवनिंग सर। सर आपने पॉइंट 1 2 बताया, खुद से फिर से बता दीजिए। कौन से पॉइंट 1 2 यार बताओ, ये वाले कि वेक्टर को किस तरीके से, अच्छा ये वाले बोल रहे हो पॉइंट 1 2 कि मैग्नीट्यूड वेक्टर को देखो आने वाले टाइम पे मैं जब ये आई कैप जे कैप के कैप डिफाइन करूंगा, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के। तो किसी भी वेक्टर को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे तुम देखोगे वेक्टर आने वाले टाइम पे 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, तो ये 4 जो है क्या है, मैग्नीट्यूड है, किसका डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग। 3 क्या है, मैग्नीट्यूड है, किसके डायरेक्शन के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये एक तरीका हो जाता है। और दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका होगा कि एक्स वाई प्लेन बनाओ, एक्स वाई प्लेन में ये दे दो, ये रहा वेक्टर। तो इसमें ये लंबाई तुम्हें क्या दिखा देगी कि मैग्नीट्यूड कितना है, यहां से यहां तक की लंबाई मेजर करना, और दूसरा ये डायरेक्शन तुम देख सकते हो एंगल बना के कि कितना एंगल बना रहा है थीटा एक्स एक्सिस के साथ, तो उससे तुम बता सकते हो कि डायरेक्शन क्या है। यही दो तरीके हैं कॉमनली वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के, और इन्हीं दो को हम एनालाइज भी करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर। यहां पे भी पूरी 11वीं में, पूरी 12वीं में, हर जगह हम इन्हीं दो तरीकों से ही खेलेंगे, इन्हीं दो तरीकों को ही समझेंगे। तुम्हें कई बार वेक्टर ऐसे दिखेगा, कई बार वेक्टर इस फॉर्मेट में मिलेगा, हमें दोनों फॉर्मेट पता होने चाहिए, ठीक है? समझ गया पूर्व, क्लियर है ना? तो आओ सर इसके बारे में और बात करते हैं। हाँ, एक और चीज, ये जो कहलाता है जब रिप्रेजेंटेशन एरो के माध्यम से हो, तो ये आगे वाला पोर्शन हेड कहलाता है, पीछे वाला पोर्शन क्या कहते हैं, उसको टेल कहते हैं। इस पोर्शन को हेड, इस पोर्शन को टेल, ठीक है सर? ओके, आगे बात करते हैं। अब एक देखो, एक यूनिक काइंड ऑफ वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर जिसे बोलते हैं। जीरो वेक्टर का असली अर्थ जो होता है वो इस तरीके से होता है कि जब भी मैं एक वेक्टर क्वांटिटी से दूसरी वेक्टर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर दूं, जब कभी भी मैं एक वेक्टर क्वांटिटी से दूसरी वेक्टर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर दूं, देखो सिंपल सा तरीका यह है कि अगर मैं ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिखता हूं तो फाइनल आंसर मेरा 2a वेक्टर आता है, ठीक है? डायरेक्टली जोड़ दिया तो 2a वेक्टर। अब अगर मैं a वेक्टर माइनस b वेक्टर करता हूं तो यहां पे आंसर 0 ना आके 0 वेक्टर होता है। समझ रहे हो बात को, जिसको मैं नल वेक्टर बोलता हूं। और इसका आधार मात्र इतना सिंपल सा है कि क्योंकि भाई एडिशन करने पे एक वेक्टर क्वांटिटी बन रही है, तो सब्ट्रैक्शन करने पे भी एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगी, तो फाइनल आंसर मेरा 0 वेक्टर होता है। नल वेक्टर कहने का अर्थ यह है कि इसका कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता और इसका मैग्नीट्यूड 0 के बराबर होता है, ना इसका डायरेक्शन डिफाइन होता है और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 0 के बराबर। इससे रिलेटेड नीट में सवाल आ चुका है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, तो ये समझ जाओ पूरा स्टेटमेंट वाइज के वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 इज कॉल्ड 0 वेक्टर और
नल वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड शून्य होता है और डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता है। तो अगर कोई बोले कि किसी मैग्नीट्यूड का किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिफाइंड है बट डायरेक्शन अनडिफाइंड है, ऐसा पॉसिबल है? हाँ जी पॉसिबल है, जीरो वेक्टर में यही सिनेरियो होता है। ओके सर, ठीक है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो और ऊपर एक एरो। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं, जो कि इतना बेसिक है लेकिन इसको ढंग से स्टूडेंट समझते नहीं और हर बार गलती कर बैठते हैं। कि आपने आगे चल के आप देखोगे और आप लोगों को पता भी है, जब एडिशन ऑफ वेक्टर्स का फाइनल रिजल्ट रिजल्टेंट लिखते हैं, पढ़ चुके होगे, a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा, उसमें जो थीटा होता है वो होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। क्या होता है? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब वो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स लेने का एक बहुत स्टैंडर्ड अप्रोच है, अगर वो अप्रोच फॉलो नहीं करोगे तो प्रॉब्लम में फंसोगे। क्या होता है स्टैंडर्ड अप्रोच? कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल तभी लिया जाता है जब दोनों का टेल या दोनों का सर आपस में मिले। हमेशा याद रखना कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स तभी लिया जाता है जब आपके पास यहां कंडीशन यह है कि या तो दो हेड होने चाहिए साथ में मिलते हुए या फिर दो टेल्स होने चाहिए। क्लियर है? दो हेड और दो टेल होंगे तभी होगा। मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर में इस सिनेरियो में नहीं लूंगा जहां पे एक वेक्टर का सर दूसरे के टेल से कोइंसाइड कर रहा है। मैं वेक्टर कहां एंगल बिटवीन वेक्टर लूंगा? इस केस में और इस केस में। इस केस में मैं एंगल नहीं कंसिडर करूंगा। ठीक है, ओके। अब आपने अगर ऐसी स्थिति बना दी जहां पे दो टेल और दो हेड आपस में मिल रहे हैं, तो इस सिनेरियो में जो सबसे छोटा एंगल होता है वो कहलाता है एंगल बिटवीन वेक्टर। समझ रहे हो बात को? जैसे यहां पे ये हो जाएगा, यहां पे एक केस ऐसा बनाऊंगा मैं, तो ये वाला एंगल मेरा एंगल बिटवीन वेक्टर होगा। कौन सा वाला? सबसे छोटा वाला। यही अप्रोच होती है एंगल बिटवीन वेक्टर निकालने की, और यही तरीका हम लोगों को याद भी रखना है। जो हम रिजल्टेंट आगे जाके डिफाइन करेंगे ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में, उसमें एंगल बिटवीन वेक्टर तभी नापा जाता है जब दो हेड और दो टेल आपस में मिले। अगर नहीं मिल रहे तो वो एंगल बिटवीन वेक्टर नहीं कहलाएगा। समझो इस चीज को, हमेशा याद रखना कि एंगल बिटवीन वेक्टर हमेशा दो टेल और दो हेड के पेयर पे ही बनता है। ठीक है सर, ओके। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जिसपे हमने एलिमिनेट कर दिया था करंट को, क्योंकि वो फॉलो क्या नहीं कर रहा था? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब क्या होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन? तो देखो, वेक्टर्स को जोड़ने के दो स्टैंडर्ड से मेथड है। कौन कौन से? एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। दोनों की स्थिति जानते हैं कि किस कंडीशन में इसको यूज करते हैं और फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, सो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का यूजेज जो होता है वो तब होता है जब एक हेड और एक टेल का पेयर हो, वन हेड टेल पेयर हो, तभी मैं किसको यूज करूंगा? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को। मतलब अगर ये सिनेरियो होता है तो हां जी बिल्कुल मैं यूज करूंगा, क्योंकि देख सकते हो एक टेल एक हेड है। अगर ये सिनेरियो होता है तो बिल्कुल मैं यूज कर सकता हूं। अगर ये सिनेरियो होता है तो मैं यूज नहीं कर सकता। इसमें कर सकता हूं, इसमें कर सकता हूं, उसमें नहीं कर सकता। उसमें मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन यूज करूंगा, क्योंकि यहां पे दो टेल है। समझ गई? तो टेल और टेल या हेड और हेड के पेयर में पैरेललोग्राम यूज होता है, और हेड और टेल के पेयर में क्या यूज होता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब ट्रायंगल लॉ सिंपल सी चीज ये बोलता है कि जब कभी भी तुम्हें ऐसी सिचुएशन मिल जाए, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, मान लो तुम दो वेक्टर्स को जोड़ के एक आर वेक्टर बना रहे थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जोड़ के एक आर वेक्टर बना रहे थे। ठीक है, अब ये जो आर वेक्टर रहेगा, इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो खुली टेल से खुले हेड तक रहेगा, मतलब ओपन टेल टू ओपन हेड। समझ रहे हो? तो इसका सिनेरियो ये है कि अगर तुमने हेड टेल पेयर पकड़ लिया, तुम्हें पता चल गया, तो हेड टेल पेयर में जो ओपन टेल टू ओपन हेड वेक्टर फ्रॉम ओपन टेल टू ओपन हेड, क्लियर है? मतलब आर वेक्टर जो होगा, आर वेक्टर विल बी फ्रॉम ओपन टेल टू ओपन हेड। इसका अर्थ ये है कि यहां पे देखो, ओपन टेल कौन सी? ये वाली। ये तो क्लोज्ड है क्योंकि इस पे सर आके बैठ गया। ये ओपन टेल है, ये ओपन हेड है, ये हो गया तुम्हारा आर वेक्टर। यहां पे क्या है? ये ओपन टेल है, ये ओपन हेड है, ये हो गया तुम्हारा आर वेक्टर। समझ रहे हो? और ये इंडिविजुअली तुम्हारे ए वेक्टर और बी वेक्टर होंगे। क्लियर है? ये तुम्हारा ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। तो बेसिकली यहां पे आर वेक्टर कैसा होगा? ऐसा। यहां पे आर वेक्टर कैसा होगा? इस तरीके से। ठीक है सर, ओके। डायरेक्शन तो आपने बता दिया, डायरेक्शन कैसे पता करना है? मैग्नीट्यूड भी बताओ सर, मैग्नीट्यूड भी बताओ। मुझे ए का मैग्नीट्यूड पता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है, उनके बीच का एंगल भी पता है। तो मैग्नीट्यूड होता है मेरा R इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब तुम लोग यहां पूछोगे सर आपने डेरिवेशन क्यों नहीं करा है? क्योंकि किसी आवश्यकता का नहीं है।
क्या करोगे डेरिवेशन करके? कोई तुमसे नहीं पूछ रहा। यूजेज समझ में आना चाहिए, वेक्टर्स का एनालिसिस समझ में आना चाहिए, वेक्टर्स किस तरीके से हम यूज करेंगे वो समझ में आना चाहिए, जो कि इस सेशन में तो आप सीख भी नहीं पाओगे। डेरिवेशन से आपको कुछ सीख नहीं मिलती कि हम कैसे वेक्टर को यूज कर सकते हैं। वेक्टर्स का एप्लीकेशन उन सवालों से समझ में आता है जब मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैकेनिक्स में वेक्टर्स को यूज करके दिखाऊंगा, तब समझ में आएगा कि कैसे यूज करते हैं। यहां पे मात्र फॉर्मूला पता हो तो काम बन जाता है, समझो इस चीज को। तो फॉर्मूला ये होता है कि आर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां पे थीटा जो होता है वो कहलाता है एंगल बिटवीन वेक्टर। समझ रहे हो? जहां पे थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन वेक्टर। अच्छा, तो यहां पे जो थीटा होगा वो क्या होगा? यहां पे थीटा क्या होगा? ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया है, तो क्या मैं इसको थीटा बोल सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैंने बताया कि एंगल बिटवीन वेक्टर तभी लिया जाता है जब दो हेड या दो टेल मिले। यहां पे आप देख सकते हो एक का सर दूसरे के टेल से मिल रहा है, तो ये एंगल तो कतई एंगल बिटवीन वेक्टर नहीं होगा। तो एंगल बिटवीन वेक्टर कैसे बताएंगे सर? एंगल बिटवीन वेक्टर बताने के लिए या तो मैं इस ए वेक्टर को यहां शिफ्ट करूंगा और बी वेक्टर को यहां शिफ्ट करूंगा, जो कि मैं बिल्कुल कर सकता हूं, बस ये लेंथ को चेंज मत करना और ये डायरेक्शन को अल्टर मत करना। बताया कि नहीं, वेक्टर को मैं कहीं भी स्पेस में शिफ्ट कर सकता हूं, बस वो लेंथ और वो डायरेक्शन को ऑल्टर मत करना। तो एक काम करते हैं, बी वेक्टर को यहां शिफ्ट कर देते हैं, ये हो गया मेरा बी वेक्टर, ये हो गया मेरा बी वेक्टर। अब ये जो एंगल है सबसे छोटा दिख रहा है इसके और इसके बीच, तो ये कहलाएगा थीटा, वही थीटा यहां जाएगा, इस आर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा आएगी। इस केस में अप्लाई करते हैं, यहां पे ए और बी बिल्कुल हेड और टेल पेयर है, हम नहीं बोल सकते इस एंगल को एंगल बिटवीन वेक्टर। तो बी को यहां शिफ्ट कर दो या तो ए को यहां शिफ्ट कर दो, जो करना है करो। ए को शिफ्ट कर देते हैं यहां पे, तो ए वेक्टर देखो ये रहा मेरा ए वेक्टर। अब शॉर्टेस्ट एंगल ये वाला बन रहा है, तो ये है वो थीटा जिसको मैं यहां बोल सकता हूं। समझो इस चीज को, क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन तो सेकंड चैप्टर में आता है इसके प्लान में, बिल्कुल सही क्वेश्चन। इससे रिलेटेड आप काइनेमैटिक्स में देखोगे, फोर्सेस में देखोगे, वर्क पावर एनर्जी में देखोगे, टॉर्क में देखोगे, हर जगह देखोगे, और वहां समझ में आता है एप्लीकेशन क्या है। वहां तुमसे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं पूछता कि भाई डेरिवेशन बताओ ट्रायंगुलर पैरेललोग्राम लॉ का, तुम उस चीज को अननेसेसरीली पढ़ रहे हो। हमें मात्र फॉर्मूला और उसके एप्लीकेशन से मतलब है, ठीक है? सो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में 3 चीजें मात्र मुझे ध्यान रखने वाली है। हेड टेल पेयर में यूज होता है, आर वेक्टर का डायरेक्शन ओपन टेल टू ओपन हेड रहेगा, और उसके बाद मैग्नीट्यूड ये रहेगा। जंप करते पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कहां यूज होता है? ये होता है मेरा हेड हेड पेयर पे या फिर टेल टेल पेयर पे। क्लियर? जो पिछले केस में मेरा हेड टेल पे हो रहा था, यहां पे हेड हेड पेयर और टेल टेल पेयर। अब हेड हेड पेयर मतलब कि या तो ये ले लो सेटअप या फिर ये ले लो सेटअप। क्लियर कट बात? इसमें भी यूज होगा, इसमें भी यूज होगा, क्योंकि 2 टेल मिल रही है, 2 हेड मिल रही है। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है? ये सिंपल बोलता है भाई पैरेललोग्राम बनाओ और जो आपका डायगोनल रहेगा वही आपका आर वेक्टर रहेगा। सो आर वेक्टर विल बी द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। सिंपल सी चीज। तो यहां पे पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं, देखो ये हो गया, इधर भी कंस्ट्रक्ट करो, देखो ये हो गया। अब यहां पे डायगोनल क्या हो गया? ये हो गया सर। अब यहां पे इन दोनों का टेल है, तो भाई आर वेक्टर का भी यहां पे टेल होगा, ये हो गया आर वेक्टर। यहां पे भी डायगोनल बनाओ, ये बन गया। अब यहां पे इन दोनों का हेड है, तो भाई आर वेक्टर का भी यहां हेड होगा, ये हो गया आर वेक्टर। क्लियर? अब एक मजे की बात यह है कि यहां पे क्या मैं इस एंगल को एंगल बिटवीन वेक्टर बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि एंगल बिटवीन वेक्टर वाली कंडीशन यहां सेटिस्फाई हो रही है कि 2 टेल और 2 हेड मिल रहे हैं, यानी ये एंगल बिटवीन वेक्टर कहलाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां पे मैग्नीट्यूड कितना होगा? भाई मैग्नीट्यूड तो चेंज होने से रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। सिंपल सी चीज, पूरे का अंडर रूट, यही हो जाएगा मेरा मैग्नीट्यूड। सिंपल, मैग्नीट्यूड वही रहने वाला है जहां पे थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर होगा, और तुम्हें थीटा निकालना आता है जब 2 हेड और 2 टेल को इंसाइड करेंगे, वही शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन वेक्टर होगा। तो हो गया क्या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन? हाँ जी। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन? हाँ जी। तो क्या मैं सब्ट्रैक्शन भी समझ सकता हूं? बिल्कुल, क्योंकि सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, सब्ट्रैक्शन इज आल्सो जस्ट लाइक एन एडिशन। कि अगर मान लो मुझे आर वेक्टर देते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इसको मैं ऐसे समझूंगा ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। यानी कि मैं अब इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ूंगा, मतलब ये दिया हुआ है ए वेक्टर, ये दिया हुआ है बी वेक्टर, तो मुझे ए और बी वेक्टर को अब नहीं जोड़ना, मुझे इसके उल्टे को जोड़ना है। उल्टे को मैं इस तरीके से जोड़ूंगा, इसको जस्ट मैंने उल्टा बना दिया, यहां पे ए बन गया माइनस ऑफ बी वेक्टर।
अब मुझे इस वेक्टर और इस वेक्टर को जोड़ना है। क्या स्थिति बन रही है सर? इन दोनों के तो टेल मिल रहे हैं। टेल मिलते हैं तो कौन सा केस यूज होता है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। कैसे सॉल्व करूंगा सर? सिंपल सर, यहां पे एक पैरेललोग्राम बनाऊंगा, जो मेरा डायगोनल रहेगा वही मेरा आर वेक्टर कहलाएगा। सो आर वेक्टर यहां पे क्या हो गया? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तुम देख सकते हो आर वेक्टर यहां पे क्या होगा? आर वेक्टर यहां पे जोड़ होगा ए वेक्टर का और माइनस ऑफ बी वेक्टर का। तो ये असल में क्या है? ये असल में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ही तो है। तो मैंने बना दिया, मैंने बता दिया ये आर वेक्टर है। डायरेक्शन समझ में आ गया है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड का सिंपल फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कॉस ऑफ थीटा, माइनस ऑफ 2ab कॉस ऑफ थीटा, जहां पे थीटा क्या होगा सर? थीटा होगा वापस से एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये हो गया थीटा। बोल सकते हैं क्या हम इसको? हाँ जी सर बिल्कुल, दोनों के टेल, ए वेक्टर का टेल बी वेक्टर का टेल मिल रहा है, यही थीटा होगा। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि थीटा क्या होगा। थीटा हमेशा से तीनों फॉर्मुलेशन में एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर रहता है। हमें बस ये पता होना चाहिए कि वो एंगल हम निकालेंगे कैसे, वो थीटा हम बताएंगे कैसे। तो फॉर्मुलेशन समझ में आ गया? हाँ जी। और ये तरीका भी समझ में आ गया? हाँ जी। अब एक स्टैंडर्ड रॉक सॉलिड तरीका बताऊंगा तुम्हें, जिससे देखो तुम इस सवाल, फैक्टर्स के सारे सवाल तुम इस मेथड से नहीं करते हो। तुम जो मेथड यूज करते हो उसमें रेजोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रोल प्ले रहता है। तो अभी आने वाले स्लाइड्स में बस रेजोल्यूशन को समझान दो, उसके बाद एक रॉक सॉलिड तरीका बताऊंगा जिसको ही यूज करके हमेशा वेक्टर्स के केस निकाले जाते हैं। वेक्टर्स के केस बहुत ही कम इस मेथड से निकाले जाते हैं, जहां पे तुम दो वेक्टर्स को ऐड डायरेक्टली ऐसे कर रहे हो, मैग्नीट्यूड ये लिख रहे हो, नहीं। इस मेथड से हम बहुत कम रोल पे रहते हैं। देखो यार, सीधी सिंपल सी बात ये है, जो रियलिटी है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ना कि जितना कोर्स में है ना। जो रियल में अप्लाई होता है, जो रियल में यूजेज आता है, वो ये होता है कि रेजोल्यूशन की मेथड से सारे वेक्टर्स को दो ऐसे डायरेक्शन में कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर दो जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर होने पे रिजल्टेंट निकालना बड़ा आसान है। तो यहां पे मैं एक केस तुम लोगों को क्लियरली बताना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन के थ्रू। जैसे कि यहां पे ये देखो, टू वेक्टर्स हैं हैविंग मैग्नीट्यूड 12 और 5, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? तो वापस आओ, फॉर्मूले में लगाते हैं। फॉर्मूले में लगाते कितना हो जाएगा? आर दिया हुआ है 13, ए का मैग्नीट्यूड मान लेते दिया है मेरे को 12 और बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5। तो आर कितना होगा यार? आर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। सिंपल सी चीज। ए कितना है? ए है मेरा सर 13, ए है मेरा 12 स्क्वायर, ये हो गया 5 स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ थीटा। ओके, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर यानी 13 स्क्वायर। अब 13 स्क्वायर होता है 169, 12 स्क्वायर होता है 144, ये होता है 25, 144 25 होता है 169, मतलब 169, 169 से कैंसिल, तो एंटायरली कितना हो जाता है? 0 के बराबर। तो कॉस थीटा कितना आ गया? 0, यानी थीटा कितना आ गया? π/2। अब देखो, इसको उल्टा करने की कोशिश करता हूं। जब कभी भी वेक्टर्स बनाए हुए हैं और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, सोचो जरा, दो वेक्टर बनाए हैं और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, तो रिजल्टेंट निकालना आसान नहीं हो जाता क्या? क्योंकि आर हो जाता उस सिनेरियो में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ π/2। तो कॉस π/2 0, मतलब आगे का टर्म लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं क्योंकि 0। तो परपेंडिकुलर के केस में रिजल्टेंट निकालना बड़ा आसान हो जाता है। सिंपल सी चीज, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साथ ही साथ डायरेक्शन बताना ही बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि यहां पे अगर पैरेललोग्राम बनाऊंगा, ये हो जाएगा मेरा आर, और आर को मैं आराम से डायरेक्शन बता सकता हूं। कैसे भैया? ये एंगल होगा आपका थीटा, सो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी a/b। सिंपल सी चीज, tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा a/b। इसकी वैल्यू निकाल दो, थीटा आराम से बता सकते हो कि सर b से मेरा जो r है वो थीटा एंगल ऊपर है। तो कोशिश हमेशा यही रहनी चाहिए, यही रियलिटी है कि वेक्टर के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम रेजोल्यूशन की हेल्प लेते हैं और वेक्टर्स को तोड़ ताड़ के ऐसे दो डायरेक्शन के अलोंग बना देते हैं जबकि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, क्योंकि उसको बनाने से मैग्नीट्यूड निकालना काफी सरल हो जाता है और डायरेक्शन बताना उससे भी ज्यादा सरल हो जाता है। और यही अप्रोच हमें यूज भी करनी है वेक्टर्स में। सब एडिशन, डिफ्रैक्शन, ये डिफरेंस सब यूज होता है, सब काम की चीजें हैं, याद रख लो ओके। लेकिन रियल में अप्लाई यही मेथड होने वाला है, जो रेजोल्यूशन के बाद वेक्टर्स को दो डायरेक्शन में ब्रेक करूंगा और ऐसे दो डायरेक्शन में ब्रेक करूंगा जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। यही साल भर आप देखोगे, यही इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैकेनिक्स, हर जगह वेक्टर्स का यही एप्लीकेशन आएगा। इसीलिए बता रहा हूं, यही अप्रोच को याद भी रखो। अभी कुछ स्लाइड्स बाद ही रेजोल्यूशन का डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है? तो चलो अब नेक्स्ट आ जाता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये बोलता है कि यार कल को मान लो दो वेक्टर से ज्यादा वेक्टर्स दिए हो,
दो वेक्टर से ज्यादा वेक्टर्स दिए हो, क्योंकि दो वेक्टर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन तो देख लिया। कल को मान लो 3 दिए हो, 4 दिए हो, 5 दिए हो, 7 दिए हो, तो इसका सिंपल सा सीन ये है कि भाई उन सारे वेक्टर्स को एक पॉलीगन के फॉर्म में अरेंज कर लो, एक पॉलीगन के फॉर्म में अरेंज कर लो। जैसे मान लो तुम्हें एक्स वाई जेड सब यू से यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऐसे वेक्टर्स फैले हुए दिए हुए थे। अब अगर तुमने इन्हें साइक्लिक फॉर्म में अरेंज कर लिया, ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये, इस तरीके से ये, इस तरीके से इस तरीके से, और फिर चालू कर दो किसी भी पॉइंट से ऐसे घूमना, इस तरीके से घूमना, ठीक है। तो अब देखोगे तुम इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो जिस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो उसी डायरेक्शन में यू है, हाँ, तो प्लस यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड सब उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सिंपल सी चीज यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड विल बी इक्वल टू 0। ये बोलता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ये बोलता है सिंपल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो कायदे में अगर मान लो मुझे सबका वेक्टर सम निकालना है तो ऐसे 0 रहेंगे, ठीक है। अगर ये पूरा एक कंप्लीट पॉलीगन बना लेते हैं तो 0 रहेंगे। अगर मान लो कंप्लीट पॉलीगन नहीं भी बनाते, ऐसे 4 वेक्टर दिए हुए हैं, ऐसे 4 वेक्टर दिए और मुझे इन सबका वेक्टर सम निकालना है, तो एक काम करते हैं, इस आर को बोल देते हैं इन सबका वेक्टर सम। अब तरीका ये रहेगा, पहले पी वेक्टर बनाऊंगा, फिर क्यू वेक्टर बनाऊंगा और इन दोनों का वेक्टर सम ये ले लूंगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, देखो एक का सर मिल रहा है किससे, एक के टेल से, क्लियर। तो ये हो जाएगा मेरा नेट रिजल्ट, ये हो गया मेरा पी और क्यू का नेट रिजल्ट, इसको R1 बोल देता हूं। इसमें की पी और क्यू दोनों फंसे हैं और आराम से मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से आंसर निकाल सकता हूं। फिर इस R1 में इस S को मैं जोड़ दूंगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वापस से लगेगा और ये निकाल दूंगा मैं R2 की वैल्यू, और फिर इस R2 में इस T को जोड़ दूंगा और ये आ जाएगा मेरा क्या, ये आ जाएगा मेरा वापस रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस रिजल्टेंट में P Q S T सब फंसे हुए हैं, ठीक है। ये सिंपल क्या बोलता है आपका, ये बोलता है आपका भाई पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। तुम इसको अगर बिना उसके भी देखना चाहो तो देखो इस तरीके से भी देख सकते हो। ये पूरा ऐसा एक पॉलीगन बन गया। अब देखो ए से ऐसे चालू हो, ए से ऐसे चालू हो, यहां तक जाओ, ए से चालू हो रहा हूं तो यहां पे पी वेक्टर, यहां क्यू वेक्टर, यहां एस वेक्टर, यहां टी वेक्टर, ये साला उल्टा हो गया। ये सब देखो उसी डायरेक्शन में जा रहे थे, ये सब उसी डायरेक्शन में जा रहे थे, ये पी भी उसी डायरेक्शन, क्यू भी, एस भी, टी भी, ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं भाई, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस टी वेक्टर प्लस पी क्यू एस, एस भी आएगा, एस वेक्टर, यहां पे देखो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस एस वेक्टर, और ये नेगेटिव में आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। आर को उधर ले जाओ तो देखो आर वेक्टर की वैल्यू आ गई कितनी, पी प्लस क्यू प्लस एस प्लस टी। सिंपल सी चीज इस तरीके से निकाल दिया। तो आर वेक्टर क्या है, इन सबका जोड़ है। तो मैंने P प्लस क्यू का जोड़ निकाल लिया, उसको फिर S से जोड़ दिया, उन दोनों का जोड़ निकाल दिया, फिर T से जोड़ दिया, फाइनल आंसर R आ गया। तो ये मेरा तरीका होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। इसको आप कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करो, इसको समझने की कोशिश करो कि एक पॉलीगन में सारे वेक्टर्स को अगर डिफाइन कर देंगे तो उन सबका वेक्टर सम 0 के बराबर होगा, अगर एक यूनिफॉर्मिटी में डायरेक्शन लिया जाए तो। एक यूनिफॉर्मिटी में डायरेक्शन लिया जाए, यहां पे कोई भी डायरेक्शन पलट देगा तो उसके आगे बस एक नेगेटिव साइन लग जाता है, और फाइनल यही पॉलीगन लॉ इसी तरीके से यूज होता है, ठीक है। सो 3 लॉ हम देख चुके, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ, समझ गए। और सब्ट्रैक्शन लॉ तो यार इन्हीं से डिफाइंड है, सब्ट्रैक्शन कुछ अलग से समझने की तो जरूरत है ही नहीं, तो बस इन्हीं में पूरा का पूरा सार फंसा हुआ। अब बढ़ते हैं आगे, चलते हैं और बात करते हैं कंपोनेंट्स के बारे में। किसके बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर क्या कहलाता है, ठीक है। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मेन गेम देखो, यहीं से मैं वही बता रहा हूं आपको, वेक्टर्स का जो मेन थीम है ना, कि किस तरीके से मैं वेक्टर्स को एनालाइज करके अप्लाई कैसे करता हूं, वही बताने जा रहा हूं। तो देखो वेक्टर्स का सबसे बेस्ट तरीका यह होता है कंपोनेंट निकाल देना, कंपोनेंट निकाल देना, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालना भी। मतलब कि एक वेक्टर बना दिया मैंने आर वेक्टर, ठीक है। अब इस आर वेक्टर को 2 एक्सिस के अलोंग तोड़ना है। कौन सी 2 एक्सिस भाई, वो कोई भी 2 एक्सिस हो सकती है, कोई भी 2 एक्सिस हो सकती है। शर्त इतनी है कि वो दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये भी वो 2 एक्सिस हो सकती हैं और ये भी वो 2 एक्सिस हो सकती हैं, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। क्लियर, थोड़ी सी नहीं है, इसको बनाते हैं और परपेंडिकुलर इसके, ठीक, देख सकते हो तुम, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ओके, ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर है, यहां पे भी ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर है, क्लियर। अब अगर तुमने इस सक्षम हो गए कि तुम वो 2 एक्सिस तुमने बना ली, तो अब इसको तोड़ेंगे, इसको अब तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे देखना, इस आर की एक परछाई है जिसे हम कंपोनेंट भी बोलते हैं, ये रहा, इस एक्सिस के अलोंग आर की परछाई ये कहलाएगी और इस एक्सिस के अलोंग आर की परछाई ये कहलाएगी, ठीक है। इस एक्सिस के अलोंग आर की परछाई ये कहलाएगी। सपोज करते हैं ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है,
इसको थीटा बोलते हैं। और सिमिलरली यहां पे आर की परछाई इस एक्सिस के अलोंग ये कहलाएगी और इस एक्सिस के अलोंग आर की परछाई ये कहलाएगी, ठीक है। और ये एंगल मैं बोलता हूं अल्फा, क्लियर। तो भाई ये वाला जो कंपोनेंट है ना ये कहलाएगा आर कॉस अल्फा और ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा आर साइन अल्फा, क्लियर। सिमिलरली इस आर का ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा आर कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा आर साइन थीटा। ओके, मतलब ये क्या है सर, ये आर के क्या है, देखो ये बेसिकली आर के वही बच्चे हैं जिनसे आर बना है। तुमने अभी ये समझा था कि भाई दो वेक्टर्स को ऐड करके कैसे रिजल्टेंट बना सकता है, मतलब आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है। तो यहां पे इस आर वेक्टर को क्या मैं आर कॉस अल्फा प्लस आर साइन अल्फा वेक्टर के साथ लिख सकता हूं? हाँ जी बिल्कुल, या तो तुम इसको लिखो या फिर इन दोनों को लिखो, बात एकदम सेम है। या तो तुम इसको लिखो या फिर इन दोनों को लिखो, बात एकदम सेम है, समझ रहे हो। अब इससे फायदा क्या, इससे फायदा ये हो जाता है कि कल को मान लो मुझे 4-5 वेक्टर दे दिए, ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है। अब 4 वेक्टर्स को बोल रहे हैं भाई जोड़ो जोड़ो, और रियल में ये आएगा। जैसे ही तुम नेट फोर्स का वेक्टर सब लेने लग जाओगे, नेट इफेक्टिव फोर्स लगेगा, सब लगेगा, तो किसमें क्या अप्रोच रहती है, इस ए वेक्टर के भाई कंपोनेंट ले लो, एक कंपोनेंट ले लो ये वाला, ये कंपोनेंट ले लो ये वाला, ये मेरा ए एक्स हो जाएगा, ये मेरा ए वाई हो जाएगा। ऐसे ये बी वेक्टर के भी कंपोनेंट ले लो, ये बी वेक्टर के कंपोनेंट ले लो, एक हो गया ये बी एक्स कहलाएगा और एक हो गया ये बी वाई कहलाएगा, क्लियर है, ये बी वेक्टर का हो गया। फिर ऐसे ही सी वेक्टर के कंपोनेंट ले लो, सी वेक्टर ये रहा, सी वेक्टर का कंपोनेंट एक इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा सी वाई और एक इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा सी एक्स। ऐसे ये डी के भी ले लो कंपोनेंट, डी के कंपोनेंट ले लो, डी के कंपोनेंट कौन सा कलर लो, व्हाइट ले लेता हूं, डी ये रहा, डी का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा डी एक्स और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा इसका डी वाई। तो अब तुम्हारे पास बेसिकली देखो क्या हो गया, ऊपर के अलोंग ए वाई है डी वाई है, ऊपर के अलोंग ए वाई है डी वाई है, नीचे के अलोंग सी वाई है बी वाई। इनको आराम से जोड़ा और घटाया जा सकता है, जितने ऊपर है माइनस जितने नीचे, पता चल जाएगा कि भाई इनके बाद हो सकता है ऊपर वाले बड़े हो तो एक वेक्टर ये आ जाएगा। इन दो चारों को जोड़ के ए वाई डी वाई सी वाई बी वाई सबको जोड़ गाड़ के पता चल जाएगा कि एक वेक्टर ऊपर की तरफ है। ऐसे ये बी एक्स ए एक्स और डी एक्स और सी एक्स जो इधर है और इधर वालों को जोड़ के पता चल जाएगा कि भाई नेट इधर आ रहा है। देखो ये चारों वेक्टर को तोड़ के फाइनली मैंने मात्र 2 वेक्टर बना दिए। ये हो जाएगा मेरा वर्टिकल के अलोंग नेट, ये हो जाएगा मेरा किसके अलोंग नेट, ये y के अलोंग, ये x के अलोंग, और फाइनली अब रिजल्टेंट में बता सकता हूं ये है, और हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। समझ रहे हो ना, मतलब परपेंडिकुलर 2 वेक्टर में ब्रेक कर दिया, कितना आसानी से आंसर निकल गया। तो ये कैसे हुआ, ये हुआ भैया रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से तोड़ो हर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और फिर फाइनली रिजल्टेंट 2 परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग ले आओ, तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारा काम पूरा बन जाएगा। और इसके बाद रिजल्टेंट पूछोगे तो अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, और डायरेक्शन पूछ लोगे तो भाई tan थीटा आर एक्स आर वाई अपॉन आर एक्स, सिंपल सी चीज, क्लियर है। हाँ बिल्कुल यार, बिल्कुल डेफिनेटली होगा, पूरा प्रैक्टिस सेशन होगा, डोंट वरी। प्रैक्टिस वही तो मैं बोल रहा हूं, देखो यार वेक्टर्स को अननेसेसरीली बहुत ज्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वेक्टर्स एक ऐसी चीज है जैसे इंग्लिश है। अब मैं तुम्हारे लिए 4 घंटे का इंग्लिश का सेशन ले लूंगा तो तुम इंग्लिश नहीं सीख पाओगे कोई भी, क्योंकि इंग्लिश तुम्हें मैं 15 मिनट में सिखा सकता हूं और उसका जब तक यूसेज तुम खुद नहीं करोगे तुम कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। तो वही चीज वेक्टर्स के साथ भी है। वेक्टर्स को मैं 2 घंटा 2.5 घंटा में सवाल पे सवाल कराते जाऊं मतलब नहीं है, क्योंकि वापस जब इलेक्ट्रोस्टैट्स में नेट फोर्स निकालना पड़ेंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आएगी, वेक्टर्स वापस ट्रबल देगा। जो रूट चीजें हैं ना उसको समझना चाहिए। तो ये एक तुम्हारे को एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यार किस टाइप के सवाल और कैसे अप्रोच में हमें करना है। सवाल यहां कभी नहीं होंगे और तुम समझ भी नहीं पाओगे, करवा भी दिए तो भी हेल्प नहीं करेगा। हेल्प तभी करेगा जब मैं इसको मैकेनिक्स में यूज करूंगा, जब मैं इसको इलेक्ट्रोस्टैट्स में यूज करूंगा, जब मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में यूज करूंगा, जब रोटेशनल में यूज करूंगा, तब जाके क्लियर दिमाग में घुसेगा कि हाँ वेक्टर्स इस तरीके से समझते हैं। तो ये हो जाता है मेरा रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन भी मेरा 2 डायमेंशन 2 तरीकों से होता है। ये होता है रेजोल्यूशन इन 2 डायमेंशन, ऐसे रेजोल्यूशन इन 3 डायमेंशन भी होता है। ठीक है, रेजोल्यूशन इन 3 डायमेंशन भी होता है। और यहां पे एक फिर कॉन्सेप्ट भी आता है आई कैप जे कैप के कैप का। ठीक है, अब आई कैप जे कैप के कैप बेसिकली क्या होते हैं, ये होते हैं यूनिट वेक्टर्स। ये होते हैं यूनिट वेक्टर्स, मतलब आई कैप किसको डिफाइन करता है, एक्स को, जे कैप किसको करता है, वाई एक्सिस को, और के कैप किसको करता है, जेड एक्सिस को। ठीक है, तो जैसे ही किसी एक्सिस को, किसी भी वेक्टर को मैं 2 एक्सिस के अलोंग ब्रेक कर सकता हूं, एक्स और वाई के अलोंग, वैसे ही मैं किसी भी वेक्टर को 3 एक्सिस के अलोंग ब्रेक कर सकता हूं। शर्त यह है कि भाई वो उस रीजन में होना चाहिए। मतलब जैसे मान लो मेरी एक्स, ये मान लो पूरा मैं वाई हूं,
ये मेरे हाथ एक्स हो गए और जेड मेरे से आगे निकलता हुआ एक्सिस हो गया। अब कोई वेक्टर अगर यहां से मेरा ऐसा निकल रहा है तो उसके कंपोनेंट डेफिनेटली एक हॉरिजॉन्टल भी होगा, सामने भी होगा और एक वर्टिकल भी होगा। तो ऐसा अगर एक वेक्टर तुम डिफाइन करते हो कुछ इस तरीके का, जिसके कंपोनेंट यहां भी हो, एक्स के अलोंग भी हो, वाई के अलोंग भी हो और जेड के अलोंग भी हो, मतलब यहां पे भी हो, एक यहां पे भी हो और यहां पे भी हो, मतलब एक्स के अलोंग हो गया, के अलोंग हो गया, जेड के अलोंग हो गया। तो इन वेक्टर्स में तुम्हारा 3 डायमेंशन के अलोंग ब्रेक होता है चीजें। मतलब यहां पे बेसिकली तुम्हारा ए वेक्टर जो होता है उसका कंपोनेंट आई कैप के अलोंग भी है, जे कैप के अलोंग भी है और के कैप के अलोंग भी है। समझ रहे हो बात को? यहां पे आई कैप, जे कैप, के कैप सबके अलोंग होता है, ठीक है, जिसमें ए एक्स क्या कहलाता है, द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ वाई वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और कंपोनेंट ऑफ जेड अलोंग के एक्सिस। ये बेसिकली तुम्हारा क्या हो गया, ये जो तुम्हारा हो गया कौन सा कलर, ये हो गया तुम्हारा ए एक्स, ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया ए जेड। इसको इधर बना दो यार, इधर बना दो ए जेड। रीजन भी क्योंकि पॉजिटिव के नेगेटिव के अननेसेसरी नेगेटिव साइन लेना पड़ जाएगा, इधर नहीं, इसी कंपोनेंट का ए, इधर ए जेड, और ऐसे ही ये हो गया तुम्हारा ए वाई। तो ए वाई देख सकते हो तुम किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग, उसको जे कैप की हेल्प से मैंने समझाया। ऐसी ए जेड क्या है, जेड एक्सिस के अलोंग, उसको के कैप की हेल्प से बताया। अब ये क्या है, ये कंपोनेंट्स ही हैं, ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर, ये वही कंपोनेंट्स है। रेजोल्यूशन हुआ है इस वेक्टर के, रेजोल्यूशन एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग, जेड के अलोंग। आई कैप, जे कैप, के कैप क्या कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है डायरेक्शन बताने में, हमारी मदद कर रहा है डायरेक्शन बताने में। सर फिजिक्स रिकॉर्डेड वीडियो देखते, फिजिक्स रिकॉर्डेड वीडियो देखते, कौन से वीडियो देखते यार, क्लियर? सो बेसिकली यहां पे ये समझ में आ रहा है कि यार ये कंपोनेंट्स हैं, रेजोल्यूशन है। अब ax बेसिकली क्या है, अब देखो इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं बताऊं तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। समझ रहे हो? मतलब इसका मैग्नीट्यूड अगर बताना है तो अल्टीमेटली वो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर है। कैसे ये एनालिसिस किया, उसी एनालिसिस से जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं तो उनका नेट रिजल्टेंट कितना होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे यहां पे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिला है, आई कैप, जे कैप और के कैप के अलोंग, तो उनका नेट रिजल्ट यही हो गया। ठीक है, यहां पे एक और बहुत अच्छी चीज डिफाइन होती है जिसे बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या है वो, इससे एक क्वेश्चन आया डायरेक्टली, इसलिए बता रहा हूं। कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ठीक, अब कॉस अल्फा क्या होता है, कॉस अल्फा बेसिकली होता है जो एक्स का, जो ए का एक्स कंपोनेंट है वो ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, ए एक्स अपॉन ए। ऐसी कॉस बीटा होता है कि वाई कंपोनेंट ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, और गामा होता है जेड कंपोनेंट ए के साथ कितना एंगल बना रहा है। मतलब ये वाले एंगल्स की बात हो रही है, कौन कौन से, एक तो ये एंगल हो गया, ये अल्फा कहलाएगा, ये एंगल हो गया बीटा कहलाएगा, और ये एंगल हो गया, ये क्या कहलाएगा, गामा कहलाएगा। जेड के साथ, एक्स के साथ, वाई के साथ, सिंपल सी चीज, ये डायरेक्शन कोसाइंस कहला गए। ओके, अब तुम देख सकते हो अगर मैं इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दूंगा, करके देखो, करके देखो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके देखो कितना होगा। यहां पे अगर मैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा करता हूं, वो 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं देखते हैं। करो जरा, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर पूरा किसके बराबर है, ए स्क्वायर के बराबर। तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर देख लो 1 है। तो हमें ये चीज याद रखनी है कि डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा तो फाइनल रिजल्ट कितना आता है, 1। तो सवाल इस टाइप का आया था कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा किसके बराबर है। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा तो 1 के बराबर है। तो साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा किसके बराबर है, क्लियर, ये किसके बराबर है। तो सिंपल इसकी जगह रखना 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर गामा, और इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तुम इनको रखोगे तो आ जाएगा 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा विल बी इक्वल टू 1। फाइनल साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू जो आ जाती है वो आ जाती है 2। ठीक, क्लियर। तो इससे रिलेटेड सवाल आया था तो इसीलिए बता रहा हूं डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं हमने देख लिए। दोज आर जस्ट द एंगल्स व्हिच द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर दे आर मेकिंग विद द एंटायर वेक्टर। ये 3 डायमेंशनल रेजोल्यूशन होता है किसी भी वेक्टर का। ठीक है जतिन यार नोट्स मिलते हैं बेटा, देख डिस्क्रिप्शन में जा, टेलीग्राम की लिंक होगी उसमें सारे नोट्स हैं यार, सारे नोट हर एक लेक्चर के। किसी के अगर नहीं हो तो मुझे बताना, वो भी डल जाएंगे, वरना सारे नोट्स उसी में मिलते हैं, सारे के सारे नोट्स उसी में मिलेंगे।
ओके, अब इससे रिलेटेड एक बहुत ही तगड़ा सवाल मैं तुम लोगों से चाह रहा हूं सॉल्व करना। देखो ये क्या है ये सवाल। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट एन एंगल 150 डिग्री इज 10 एंड इट्स परपेंडिकुलर इज वन ऑफ द स्मॉलर फोर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्स। बहुत बढ़िया सवाल है और कंपोनेंट से रिलेटेड ही सवाल है। क्या है सवाल? ये बोल रहा है कि भाई दो रिजल्टेंट दो फोर्सेस का जिनके बीच में एंगल 150 है, जिनके बीच में एंगल 150 है, तो एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये रहा। क्लियर? ये ए और ये बी। इसने बोला है एक छोटा है एक बड़ा है ना, एंड जो रिजल्टेंट है ना दैट इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द स्मॉलर फोर्सेस। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो छोटे वाले के परपेंडिकुलर है। तो यहां देख सकते हो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, ये रहा रिजल्टेंट। देख लो ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगा है क्योंकि दो टेल मिल रहे हैं, तो ये मेरा रिजल्टेंट हो गया। क्लियर है? अब ये जो है ये इसके परपेंडिकुलर है, ये जो है इसके परपेंडिकुलर। पूछ रहे मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस बताओ, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के बारे में बताओ, मतलब ए और बी के मैग्नीट्यूड के बारे में बताओ। अब ये सवाल को तुम बिना रेजोल्यूशन के करने जाओगे ना तो 12 बज जानी है लिटरली निपट जाओगे अगर इसको बिना रेजोल्यूशन के सॉल्व करने की कोशिश की तो। जो कि मैंने मेथड अभी तुम्हें बताया वेक्टर्स के कंपोनेंट लेके सॉल्व करना, उस मेथड से नहीं करोगे तो फंस जाओगे। और वही मेथड को यूज करूंगा और देखो आंसर निकालता हूं कैसे, देखना। अब क्या कर रहा हूं मैं कि भाई इस आर वेक्टर को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, इस आर वेक्टर को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और इस ए और बी वेक्टर को क्या करते हैं, दो एक्सिस के अलोंग ब्रेक डाउन करते हैं। कौन सी दो एक्सिस? ये रही वो दो एक्सिस। अब इस ए का कंपोनेंट ये देखिए इन्होंने बोल दिया यार ये 150 डिग्री है, ये 150 डिग्री जिसमें ये 90 हो गया, तो ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा 30। तो अब इस ए का कंपोनेंट तोड़ रहा हूं मैं कहां, एक्स के अलोंग। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a cos ऑफ 30। वर्टिकल के अलोंग तोड़ रहा हूं, कितना हो जाएगा, वर्टिकल के अलोंग हो जाएगा a sin ऑफ 30। क्लियर है ना? ये 30 डिग्री है तो ये a cos 30 और ये वाला a sin 30, सिंपल सी चीज। ओके सर, बढ़िया। अब देखो, अब यहां बात करते हैं वापस से कि रिजल्टेंट क्या था, रिजल्टेंट अल्टीमेटली था क्या। तो देखो जो रिजल्टेंट था वो पूरा का पूरा कहां आ रहा है, वर्टिकल के अलोंग आ रहा है। रिजल्टेंट पूरा का पूरा कहां आ रहा है, इधर आ रहा है। ए और बी का रिजल्टेंट कहां आ रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा है। ओके सर, समझ गए। तो ये ए का ये वाला जो हॉरिजॉन्टल है और बी जो हॉरिजॉन्टल है, इसके अलोंग तो रिजल्टेंट का कोई कंपोनेंट है ही नहीं। मतलब इन दोनों का होने का क्या मतलब है, समझो इस चीज को, सोचने की कोशिश करो। इन दोनों का फाइनल जो जोड़ तोड़ के रिजल्ट आ रहा है वो कहां आ रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ आ रहा है। जब वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ आ रहा है तो भाई इन दोनों का क्या काम, मतलब ये दोनों कुछ इस तरीके से होंगे कि एक दूसरे को काट रहे होंगे, ये दोनों कुछ इस तरीके से होंगे कि एक दूसरे को काट रहे होंगे। तो यहां से ये चीज समझ में आती है कि भाई बी का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो a cos 30 के बराबर होगा, और डायरेक्शन उल्टे हैं तभी इन दोनों का नेट रिजल्ट 0 आ रहा है। और अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, मात्र a sin 30 के बराबर। समझ रहे हो? इस बात को सोचने की कोशिश करो कि भाई इसको मैंने तोड़ा, इसके अलोंग, बी तो ऑलरेडी इसके अलोंग था, तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। अब मेरे पास तीन चीजें बन गई, एक ये और एक ये। और जो फाइनल आंसर आ रहा है वो बस वर्टिकल के अलोंग आ रहा है। मतलब इन दोनों का कोई रोल प्ले है ही नहीं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं। तो यहां से एक चीज समझ में आती, बी विल बी इक्वल टू a cos 30 और जो आर है मेरा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा a sin 30 के बराबर। समझ गए? अब देखो दिया हुआ है कि रिजल्टेंट जो है दोनों फोर्सेस का 10 है, तो ये चीज 10 हो गई, तो a की वैल्यू आ गई क्या, हाँ a sin 30 1/2 यानी 10 into 2 जो कि हो गया 20 यूनिट्स। ठीक है सर, a पता चल गया और a पता चल गया तो इसमें डालो, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 20 into cos ऑफ 30 जो कि हो जाएगा √3/2। कितना हो गया, ये हो गया 10√3। तो b का मैग्नीट्यूड भी समझ में आ गया 10√3। देखो इस तरीके से करोगे तो आंसर आ जाएगा। ये कौन सा मेथड लगाया, ये वही मेथड लगाया जो मैंने बोला, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से करोगे, एनालिसिस इस तरीके से आता है। यही अप्रोच यूज करनी है हमको, हमें हर वेक्टर को दो के अलोंग तोड़ना है और फिर समझने की कोशिश करनी है। और यही एप्लीकेशन आप यही पूरी नहीं समझ पाओगे, आपको इस एप्लीकेशन को मैकेनिक्स में भी समझना है, आपको इस एप्लीकेशन को इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी समझना है। हर जगह पे एप्लीकेशन समझते रहोगे, लेकिन मूलतः एक ही चीज है कि हमेशा मैं वेक्टर एनालिसिस कैसे करता हूं, मैक्सिमम सिनेरियो में, सब में नहीं, मैक्सिमम में बोल रहा हूं, मैं एक वेक्टर को दो एक्सिस के अलोंग ब्रेक डाउन कर देता हूं और फिर उनके जोड़ से आंसर निकालने की कोशिश करता हूं। समझ रहे हो? आई थिंक सबको समझ में आया। एक बस और लास्ट टॉपिक बच रहा है मेरा, जो कि कहलाता है यूनिट वेक्टर। क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर, जैसा कि मैंने बताया आपको, यूनिट वेक्टर का काम होता है
बिल्कुल करा रहा हूं जतिन, टेंशन मत लो। ये रहा क्वेश्चन, सॉल्व करने की कोशिश करो। यूनिट वेक्टर का काम ये होता है डायरेक्शन देना। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? डायरेक्शन देना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके का ही है और मैं वही इसी यूनिट वेक्टर को यूज करके आंसर निकालूंगा। ये बोल रहा है मेरे पास एक वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 20 एंड डायरेक्शन इज अलोंग ए वेक्टर। मतलब डायरेक्शन जो होना चाहिए उस वेक्टर का ए वेक्टर के अलोंग होना चाहिए और मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 20। डायरेक्शन इसके अलोंग होना चाहिए और मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 20। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इसका डायरेक्शन कैसे पता चलता है? अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इसका डायरेक्शन पता चलता है इस तरीके से, इसके यूनिट वेक्टर से। तो इसका यूनिट वेक्टर इस मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। और ये कैसे बनाते हैं सर, यूनिट वेक्टर कैसे पता करते हैं? तो वापस जाओ फर्स्ट स्लाइड पे, किसी भी वेक्टर को कैसे लिखते थे सर? उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर हो जाता है सर जो भी वेक्टर लिखा है डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ओहो, तो यहां पे इसका वेक्टर तो ये लिखा हुआ है सर, कितना लिखा है? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। क्या बात है। और डिवाइडेड बाय क्या करना है? इसका मैग्नीट्यूड। हमने सर मैग्नीट्यूड निकालना सीखा क्या? बिल्कुल सीखा, बिल्कुल सीखा। कैसे सीखा? अभी जस्ट मैंने देखा एक वेक्टर को आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्मेट में रखूंगा तो अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर उसका मैग्नीट्यूड देता है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। कैसे आंसर आ जाएगा? नहीं भाई, इससे मेरे को मिलेगा इसका आंसर, यानी ए कैप मिलेगा। तो ये कितना आ गया? 3 स्क्वायर होता है भाई 9, 9 और 4 स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 और 25 50। तो ये आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाय टोटल 550। 50 कितना हो जाएगा? 5√2। इसको दे दो। ये बेसिकली क्या मिल गया तुमको? ये मिल गया सर ए कैप। ए कैप मतलब इसका डायरेक्शन बताने वाला हथियार, इसका डायरेक्शन बताने वाला हथियार। अब मुझे क्या चाहिए था? मुझे चाहिए था भैया ऐसा वेक्टर जो कि इसके डायरेक्शन के अलोंग और मैग्नीट्यूड उसका कितना हो? 20। तो मुझे चाहिए एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए 20 और डायरेक्शन कहां होना चाहिए? ए कैप के अलोंग। तो सिंपल सी चीज, 20 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा? 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाय 5√2। 5 जाएगा 4 से, √2 जाएगा 2√2 से, 2√2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आ जाएगा 6√2i कैप प्लस 2√2 से जाएगा तो 8√2j कैप प्लस 10√2 के कैप। देखो जरा आंसर किसमें, देखो जरा आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है यार, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। बिल्कुल सही बोला जतिन महेश्वरी जी, एकदम सही बोला आपने। ये है आंसर, ये है आंसर। समझ रहे हो बात को? तो भाई लोगों, इसी के साथ कक्षा 11वीं में मतलब मोशन इन 2 डायमेंशन समझने से पहले वेक्टर का जितना ज्ञान होना चाहिए वो आज के सेशन में कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, सबको समझ लिया है, सबको देख लिया है। वेक्टर्स में एक और चीज रहती है जिसे बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जो कि अभी हमें काइनेमेटिक्स में यूज नहीं होता है लेकिन आगे जाके यूज होगा। कहां होगा? वो होगा वर्क पावर एनर्जी में, जिसके लिए एक अलग छोटा सा सेशन 20-25 मिनट का रख दूंगा। बट काइनेमेटिक्स समझने के लिए और वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड सवाल जवाब करने के लिए इतना जितना ज्ञान हमने आज एक्वायर किया काफी है, सफिशिएंट है। इससे ज्यादा आपको हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने बोला था, इन्हीं से सवाल आएंगे और जैसा कि मैं बता रहा हूं, वेक्टर समझना एक चीज है और उसे कैसे यूज करेंगे वो अलग चीज है। कैसे यूज करेंगे वो आप एक सेशन 2 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे का ले लो तब भी नहीं समझ पाओगे, जबकि रियल में इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैकेनिक्स में जब तक उसके सवाल नहीं लगाओगे। तो वेक्टर्स का यही ज्ञान आपको थ्रू आउट समझना है और यही वेक्टर्स में नहीं, बेसिक मैथ्स में भी यही है। कैलकुलस एक सेशन बहुत लंबा लेने का फायदा नहीं है। कैलकुलस छोटा समझो लेकिन उसके एप्लीकेशन हर समय देखो। उसके एप्लीकेशन में जब डेरिवेशन कराया जाता है तब आप रियल में समझ सकते हो कि हाँ कैलकुलस का यूज कैसे होता है। तो आशा करता हूं आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। छोटा सा सेशन था, काफी हेल्पफुल रहा होगा। इसका एनालिसिस जैसा मैंने आपको बताया थ्रू आउट 11-12 देखते रहना, आपको काफी हेल्प मिलेगी। पर्सनल एडवाइस और पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं एंड आई सपोज ये अगर आप फॉलो करोगे तो वेक्टर आपको कभी ट्रबल नहीं देगा। तो इसी के साथ I'll say bye-bye, I'll sign off and मिलते हैं अगले सेशन में एक और धमाकेदार सेशन और बहुत अच्छे
टॉपिक के साथ. टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू.